हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारे ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज का अगला लेसन। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन चैप्टर के आंसर क्वेश्चन को समझाया था, वैसे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपका चैप्टर नंबर जो 7 है, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, उसके आंसर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। जिसके अंदर आज मैं ज्योग्राफिकल रीजन जो है आपके ऑलमोस्ट 5 ज्योग्राफिकल रीजन्स को कवर करूंगा और 3 लॉन्ग आंसर्स को कवर करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब पढ़ने के लिए कोई बैठेगा और आंसर क्वेश्चन पहले से समझ में आ गया रहेगा तो चीज़ें जल्दी जल्दी लर्न हो जाएंगी। बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो भी आंसर क्वेश्चन है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, वो अच्छी तरह से लर्न हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले गिव रीजन के साथ देख लेते हैं। पहला गिव रीजन आपका क्या दिया हुआ है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट। वाटर कहीं ना कहीं आपके सेटलमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर सेटलमेंट जो होता है, वाटर सेटलमेंट के वजह से किसी भी जगह पे नई नई इंडस्ट्री, नए नए एग्रीकल्चरल चीज़ें और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं वाटर की वजह से अफेक्ट होती है। तो उसमें डेली नीड्स लिखा है, उसके अंदर लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द एग्रीकल्चर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द इंडस्ट्रीज। सेकेंड आपका पॉइंट है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डू नॉट फ्लरिश। जब वाटर नहीं होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्री का पनपना या फिर एग्रीकल्चर का करना, ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं होने वाली है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए वाटर की ज़रूरत हमको पड़ती है, जिस वजह से जहाँ पे वाटर होगा वहीं पे लोग आके बसेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गेट डेवलप्ड, मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेटेड। जब कहीं पे इंडस्ट्री होगा, जब कहीं पे एग्रीकल्चर होगा, वहीं पे तो लोग आके काम करेंगे, वहीं पे तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा निकल के सामने आएगा, जो कि उस जगह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। यह आपका था पहला आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन ब्राज़ील मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एरिया। ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील का ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो ईस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है। इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट है, इनिशियल सेटलमेंट वेर फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ द ब्राज़ील। सबसे पहला जो सेटलमेंट ब्राज़ील के अंदर पाया गया था वो ईस्टर्न कोस्ट पे पाया गया था। आप मैप में वो चीज़ देख सकते हो। अगला है आपका, द ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ द ब्राज़ील हैज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर। वहाँ पे वाटर है, अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेस है, बहुत सारे मिनरल्स के डिपॉजिट है और अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी पाया जाता है ब्राज़ील के ईस्ट साइड में। इस साइड में सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस है, मिनरल्स है, सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जहाँ मिलेंगी वहीं तो लोग जाके बसेंगे। आपका थर्ड पॉइंट क्या दिया है इसके अंदर? ड्यू टू दिस फेवरेबल फैक्टर्स एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर वेल डेवलप्ड इन दिस रीजन। जब यहाँ पे मिनरल मिलेगा, जब यहाँ पे सारी चीज़ें, वाटर मिलेगा, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होगी, तभी वहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या होंगी? डेवलप होंगी। और जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं वहीं पे एम्प्लॉयमेंट आता है, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट आएगा तो वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह पे रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरीकरण बोलते हैं हिंदी में इसे। इसका मतलब होता है गांव से लोग किस तरह से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शहर बन रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है इसका? इन इंडिया द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कहीं पे एग्रीकल्चर की बात करें, ट्रेड की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तीनों ही चीज़ें हमारे देश के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं तो क्या होगा? लोग शहर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मूव ऑन कर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या लगा है? ड्यू टू दिस डेवलपमेंट मेनी मॉडर्न सिटीज़ आर इमर्जिंग इन इंडिया। अब जब शहर तेज़ी से बढ़ेगा तो यहाँ पे लोग भी तो आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ बढ़ने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाँव से निकल करके शहरों की तरफ आ जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन सेटलिंग डाउन इन अ सिटीज। देश के अलग अलग कोनों से लोग चले आ रहे हैं, शहर में आके बस जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेटलमेंट आर स्पर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ द ब्राजील। जो ब्राजील का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे सेटलमेंट काफी स्पेयर है, मतलब काफी बिखरा हुआ है। इसका रीजन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील इज अ रेन शेडो एरिया। ब्राजील का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो रेन शेडो एरिया है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने मेरा क्लाइमेट वाला अगर चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ये पार्ट रेन शेडो एरिया है, यानी यहाँ पे अच्छी बारिश नहीं होती। अच्छी बारिश न होने का कारण है यहाँ का हाईलैंड। जब हमने बोला था, जब साउथ अटलांटिक ओशन से जो विंड बहता है वो हाईलैंड्स और एस्कार्पमेंट एरिया से टकरा के ऊपर की तरफ जाता है और बारिश यहीं पे हो जाती है। यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है और ड्रॉट प्रोन एरिया होने की वजह से वहाँ पे कभी बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगा तो वहाँ पे सेटलमेंट होना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे एनुअल जो एवरेज रेनफॉल है वो 600 mm, बस उतना ही बारिश वहाँ पे पड़ता है। और ऐसे स्कैंटी रेनफॉल होने की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ का सेटलमेंट जो है स्पेयर पाया जाता है। फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सेप्ट द दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इज लो इन अदर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो बोलते हैं दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ के बाकी जगहों पे अर्बनाइजेशन अच्छा नहीं हुआ है, यानी शहरीकरण नहीं हुआ है। अब आपको पता होगा नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है सब हिमालयन रीजन है, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाले रीजन होते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, आपको याद आ रहा होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताया था, वहाँ पे लोगों का होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वहाँ के लोग काम करने के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली की तरफ मूव ऑन कर चुके थे, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन वाला जो पार्ट है वो दिल्ली और चंडीगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। आप मैप देखोगे तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या इसमें लिखा हुआ है, ड्यू टू द माउंटेनियस रीजन इन अदर पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन दिस। एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है हिमालयन वाले इलाकों में। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, वहीं पे दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करें, एक तो दिल्ली हमारे इंडिया का कैपिटल है, ऊपर से चंडीगढ़ जो है वो चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। वहीं भी ये दोनों एक अच्छे खासे सिटी होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट पाया जाता है। ये सेटलमेंट हमेशा से रहा है, ताकि ये सेटलमेंट हमारे लिए काफ़ी दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए भी इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बसते हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मॉडर्नाइज हो जाती हैं। तो ये आपका था 5 क्वेश्चन ज्योग्राफिकल रीजन का। आई होप सभी लोगों को सारे के सारे आंसर अच्छी तरह से समझे होंगे। आगे हम लोग 3 लॉन्ग आंसर्स कवर करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, नवनीत की डाइजेस्ट ओपन रख के सामने वीडियो को देखना है, ताकि हर एक पॉइंट आप सामने देख सको, उसे समझ सको और एग्जाम में अच्छे से अच्छा आंसर लिख सको। आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स में। सबसे पहला लॉन्ग आंसर जो आप लोगों को दिया है आपके बुक के अंदर, सबसे पहला लॉन्ग आंसर दिया होगा, राइट कंपेरेटिव नोट्स ऑन अर्बनाइजेशन इन द ब्राजील एंड इंडिया। बट हम नवनीत के डाइजेस्ट के हिसाब से जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन सुन के समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है। वाई डू ह्यूमन सेटलमेंट ग्रो इन ए स्पेसिफिक लोकेशन ओनली। ह्यूमन सेटलमेंट जो है ना वो कहीं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही क्यों आता है। देखो रीजन तो हमको पता है, 2-4 पॉइंट हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या स्ट्रक्चर्ड पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्या रीजन है, ड्रॉट प्रोन रीजन, डेजर्ट रीजन, हैविंग ए इनफर्टाइल लैंड, रीजन ऑफ द अनहेल्दी क्लाइमेट एक्सेट्रा एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द सेटलमेंट। कहीं पे सूखा पड़ा हो या फिर कहीं पे अच्छे से बारिश ना हो रही हो, या तो कोई डेजर्ट एरिया हो। जैसे सूखा पड़ा वाला एरिया मैंने बोला था, वैसे मैंने डेजर्ट वाला एरिया बोला था। हमने पॉपुलेशन चैप्टर में ये चीज़ बहुत अच्छे से किया था कि इंडिया के अंदर जब डेजर्ट वाला एरिया हो या ब्राज़ील के अंदर ड्रॉट प्रोन वाला एरिया हो, यानी सूखा पड़ा एरिया हो, वहाँ पे ज़्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का लैंड काफ़ी इनफर्टाइल होता है, यानी वो उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का होना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन सच ए रीजन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डू नॉट प्रोग्रेस वेल एंड इफेक्ट द ह्यूमन सेटलमेंट। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही चीज़ें ऐसे जगहों पे पॉसिबल नहीं होना, जिस वजह से लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। जिस
रीजन में, थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, जिस रीजन में आपका एयर काफ़ी फ्रेश हो और काफ़ी अच्छी सनलाइट हो, वहाँ पे वाटर अवेलेबल हो, लैंड अवेलेबल हो, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल हो, मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, मॉडरेट रेनफॉल हो, ऐसे सब जगहों पे ह्यूमन का जो सेटलमेंट है वो ग्रो करता है। फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, इन सच ए रीजन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस वेल। ऐसे सब जगहों पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जॉब मिलता है, इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट अफेक्ट होता है किसी भी जगह के क्लाइमेट के वजह से, लोकेशन के वजह से। इसी लोकेशन बहुत मैटर करता है कि वहाँ पे कोई रहेगा या नहीं रहेगा। आई होप सभी लोगों को समझा होगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द कंपैरेटिव नोट ऑन अर्बनाइजेशन इन ब्राजील एंड इंडिया। ब्राजील एंड इंडिया के अंदर कंपैरेटिव नोट हम लोगों को लिखना है। देख लेते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है, आसानी से समझ में आएगा। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, बस आपको परसेंटेज दिया है, वो लर्निंग का पार्ट है ये। फिर भी मैं आप सब लोगों को रीड करके बता देता हूँ। अर्बनाइजेशन जो ब्राजील में है वो ज़्यादा है, इंडिया में जो है वो कम है। पहले तो ये पॉइंट लिख दो। फिर अगले पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि 2011 के हिसाब से इंडिया का जो अर्बनाइजेशन रेट था वो 31% था, वहीं पे जो ब्राजील का रेट था वो 84% था। ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट, 31%, 84%। थर्ड पॉइंट में जब हम जाएंगे तो क्या देखते हैं कि 18% से इंक्रीज होकर 31% हुआ, किसका रेट, इंडिया का रेट। वहीं पे अगले पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में देखेंगे तो ब्राजील का जो रेट है वो 47% से इंक्रीज होके 84.6% तक चला गया। यानी आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि धीरे धीरे किस तरह से इंडिया का अर्बनाइजेशन बढ़ा तो है मगर ब्राजील से ज़्यादा नहीं। अब अगला पॉइंट देखोगे, इन इंडिया द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम 1961 टू 2011। इंडिया में शहरीकरण जो हुआ है, लोग शहरों की तरफ भागे हैं, वो 1961 से 2011 तक बहुत तेजी से बढ़ा है। रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज विद अ फ्लक्चुएटिंग रेट इन 1961 टू 2011। इंडिया के केस में जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन था वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग था, यानी कभी उतार चढ़ाव वाला था, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरह से करके इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ा है। बट हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में भी अर्बनाइजेशन हुआ है, मतलब डिक्रीजिंग रेट पे हुआ है, यानी बढ़ा तो है मगर डिक्रीजिंग रेट पे। जैसे कि कुल 5 लोग शहर में चले गए तो अगली बार जाएंगे बट 4 लोग जाएंगे, उसके बाद जाएंगे बट 3 लोग जाएंगे, यानी बढ़ तो रहा है मगर डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, पॉइंट्स काफ़ी ईजी थे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट अगर अच्छी तरह से बैठ के आप पढ़ोगे तो आंसर्स लर्न हो जाएंगे आप सभी लोगों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, ध्यान से सुनना, पेशेंस रखना, काफ़ी इजी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन सेटलमेंट इन गंगा रिवर बेसिन एंड अमेजोन रिवर बेसिन। बहुत ईजी है, मैंने आप सभी लोगों को पहले बता दिया। गंगा रिवर बेसिन के बाजू में जो लोग रहते हैं और अमेजोन के बाजू में जो लोग रहते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। आपको पता है गंगा के केस में कैसा फर्टाइल लैंड है, इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छा होगा, ट्रेड यहाँ पे अच्छा होगा, एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे। और अमेजोन के केस में आपको पता है घना जंगल है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, 2000 mm तक की बारिश हो जाती है, जहाँ पे रह पाना पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो अपने आप से 3 से 4 पॉइंट में। मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को इसके पहले के 2 चैप्टर में दिया है, क्लाइमेट और पॉपुलेशन में। तो वो दोनों चैप्टर जिसने उन्होंने वीडियो को देखा होगा आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो फिर भी मैं इन सारे पॉइंट्स को कवर करता हूँ, देख लेता हूँ क्या है। जैसे मैं बोलूँगा कि गंगा रिवर में माइल्ड क्लाइमेट है, मतलब एक अच्छा क्लाइमेट पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट ब्रॉड बाय द गंगा। गंगा रिवर बहुत सारा डिपोजिशन करते आती है, मतलब रिवर आती है अपने साथ अच्छी मिट्टी लाके वहाँ जमा कर देती है, जिसके वजह से खेती करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, काफ़ी फर्टाइल, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन वहाँ पे हमें मिल जाती है गंगा के किनारे। फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये गंगा रिवर के आजू बाजू में बहुत ज़्यादा फेवरेबल मिलता है। आर फाउंड इन गंगा रिवर, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, ट्रेड है, लोगों का रहना है, लोगों के लिए पानी है, वो सारी चीज़ें गंगा रिवर के आजू बाजू में अवेलेबल है, इसलिए गंगा के आजू बाजू में लोग रहते हैं। और वहीं पे अगर हम 5th पॉइंट से इन लोगों ने ब्राज़ील के बारे में बताना चालू किया है। ब्राज़ील में क्या बताया इन लोगों ने, 4 पॉइंट गंगा को दे दिया, अब 4 पॉइंट ब्राज़ील को दिया है। ब्राज़ील में बोला है कि काफ़ी अनहेल्दी क्लाइमेट फाउंड नियर द अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर के आजू बाजू में काफ़ी अनहेल्दी क्लाइमेट है। क्यों है भाई अनहेल्दी,
देख लेते हैं क्या क्या अनहेल्दी चीज़ें उसके अंदर। 6 पॉइंट क्या है, ड्यू टू द डेंस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट द अमेजन रिवर बेसिन बिकम इनएक्सेसिबल। बहुत घना जंगल होने की वजह से वहाँ पे एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं है ये अमेजन रिवर में, तो ये हमने पहले से देखा है। 7th हो गया, 7 पॉइंट क्या है, ये इनएक्सेसिबिलिटी जो होता है इसके वजह से वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे घना जंगल हमेशा बना रहता है। 8th पॉइंट क्या है, ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट वेरी पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन गंगा रिवर इन अमेजन रिवर ड्यू टू दिस अनफेवरेबल फैक्टर डिस्पर्स एंड स्कैटर्ड ह्यूमन सेटलमेंट फाउंड इन। यहाँ पे ज़्यादा घना जंगल होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, कोई चीज़ वहाँ पे जा नहीं सकता। जब कोई चीज़ जा नहीं सकता तो वो चीज़ें इनएक्सेसिबल हो जाती है। इनएक्सेसिबल होने की वजह से वहाँ पे ना तो इंडस्ट्री हो सकता है ना तो ट्रेड हो सकता है। जब ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो ज़्यादा लोग अमेजन रिवर के आजू बाजू में नहीं रहते हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्पर्स टाइप का पॉपुलेशन पाया जाता है, यानी बिखरा हुआ स्कैटर्ड पॉपुलेशन पाया जाता है। एक साथ गुच्छों में लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं अमेजन रिवर के बाजू में। वहीं पे गंगा की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आई होप सभी लोगों को आठों का आठों पॉइंट एक कंपेरेटिव वे में समझ में आया होगा। जो आपका 5-6 गिवरीजन मैंने कवर किया और मैंने 3 लॉन्ग आंसर्स कवर किया इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सारे आंसर्स अच्छे से समझे होंगे। कोई आंसर नहीं समझा आपको एक बार में तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि पूरे के पूरे स्टेटमेंट क्लियर कट राइट जो भी दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ आपके नवनीत के डाइजेस्ट से दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द लोग इसे यूज़ करते हैं। आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने का मौका इससे मिल सकता है और एग्जाम में आप एक अच्छा आंसर लिख के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अभी की वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए रिविजन चैप्टर के साथ। तो अभी के वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल एंड डू वेल इन योर एग्जामिनेशन।